हेलो व्यूवर्स। हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं बहुत ही खास हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नुसरत परवीन की, जो खुद भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्य रह चुकी हैं। इंडियन रेलवेज को रिप्रेजेंट करती हैं डोमेस्टिक सर्किट में। वुमेन क्रिकेट को लेकर काफी जाना माना नाम भी है डोमेस्टिक सर्किट में। आइए रूबरू होते हैं नुसरत परवीन से। नुसरत, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर आपका। थैंक यू अनुप जी। नुसरत, बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने शो पे पाकर। एक वुमेन क्रिकेटर की एक उपलब्धियां अलग ही मायने होते हैं उसके, जब अपने करियर में वो अचीव करती हैं। तो आपसे रूबरू होते हैं। नुसरत, क्रिकेट को एक पेशे के रूप में लेने का जो निर्णय था, वो एक ऑब्वियस चॉइस था, या एक फ्लो में ये क्रिकेट आपके लिए एक ऑप्शन बन गया? क्योंकि हम जानते हैं कि फुटबॉल और एथलेटिक्स में भी आप काफी अच्छे थे। जी अनुप जी, मैं कहना चाहूंगी कि ये मेरा चॉइस नहीं था। क्योंकि मैं, जैसा कि आपने बोला, मैं एथलेटिक्स और फुटबॉल खेल ही रही थी। और मैं बता दूं कि मुझे फुटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं ये भी कह सकती हूँ कि मुझे नेशनल्स, जो इंटरनेशनल लेवल रिप्रेजेंट करना था, वो फुटबॉल में करना था। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मैं सिर्फ एक टूर्नामेंट क्रिकेट का खेलने गई थी, डिस्ट्रिक्ट का। और फिर उसके बाद जो कहते हैं, कड़ियाँ जुड़ती गई आगे। आगे सिलेक्शंस होते गए और मुझे डिफरेंट लेवल्स पता चलते गए। तो फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब इस गेम से इतना ज्यादा जुड़ गई कि मैंने फिर दूसरे गेम्स की तरफ मुड़ के नहीं देखा। जी नुसरत, और हमें याद है जिस सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, वहां पर आपने एक विकेट कीपर का रोल अदा करने का निर्णय किया। वो शायद आपका एक चॉइस था उस टीम में। जी अनुप जी, मतलब यूँ मान लीजिए कि जो विकेट कीपिंग ग्लव्स है, उसकी काफी शौक थी मुझे। मतलब मैं काफी शौकीन थी ग्लव्स को लेकर के। चाहे वो आप बैटिंग ग्लव्स कह लीजिए या विकेट कीपिंग ग्लव्स कह लीजिए। तो जब मैंने उसको पहली बार पहना था यहाँ पे जब प्रैक्टिस के दौरान, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। और ऐसा लग रहा था कि कैचेस जो है मेरे हाथ में नहीं आना चाहिए, थोड़ा इधर उधर आना चाहिए, ताकि मैं डाइव कर सकूं। तो ना जाने वो कैसा शौक था कि डाइव करके कैच पकड़ने का जो मेरा उस टाइम का शौक था, वो आगे मैंने कैरी किया। और फिर मैं और ये भी कह लीजिए कि विकेट कीपर्स बैकबोन होते हैं टीम का। तो जी। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टीम बन रही थी, उसमें काफी लड़कियां नहीं खेला करती थी। मैंने गली क्रिकेट जरूर खेला हुआ था और कुछ क्रिकेटिंग टर्म्स भी मैं जानती थी। लेकिन एक विकेट कीपर आप किसी को भी नहीं बना सकते हैं। उसको श्योरिटी मतलब चाहिए होती है, हाँ आपके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम है। तो उस वक्त मुझे काफी जानकारी थी इस चीज की, और ग्लव्स का शौक भी था। तो टीम ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं एज अ विकेट कीपर उस टूर्नामेंट में आगे बढ़ूंगी। जी नुसरत, और जब क्रिकेट में आप आगे बढ़ती गई तो कोई स्पेसिफिक वुमेन क्रिकेटर जिसको आपने आइडलाइज किया हो? जेंट्स क्रिकेट की हम बात करते हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं जिनको लेकर लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर जब आपका क्रिकेट आगे बढ़ा तो कोई वुमेन क्रिकेटर जो जहन में रही? अ, जब मैंने शुरू किया था, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि विमेन क्रिकेट टीम भी होती है, मतलब स्टेट्स कह लीजिए। तब सिर्फ मिताली राज दीदी का नाम सुना था। और पता था, थोड़ा बहुत ब्लर आइडिया था कि हाँ वो क्रिकेट खेलती हैं और बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, लेजेंड माने जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने किसको देख के सीखा है, तो हमारे लोकल टीम में एक मेरी सीनियर रही है जिन्होंने मुझे सिखाया है। तो वो जबलपुर में खेला करती थी, और वो सिंगरौली की ही है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। जी। उन्होंने टीम में जब अपना प्रेजेंस दिया, और उनको काफी नॉलेज था, वो काफी टेक्निकली फिट थी। तो उनको देख करके मैंने सीखा है। और इसके बाद तो यहाँ जो बॉयज खेलते हैं लोकल में, उनको ज्यादा देख करके मैंने सीखा है बेसिक्स और टेक्निक्स। जी नुसरत, और कारवां आपका बढ़ता गया खेल का आगे, और फिर वो लम्हा आया जब आपका नाम भारतीय टीम में शामिल हुआ वेस्ट इंडीज टूर के लिए। कितना बड़ा मोमेंट था जी वो पर्सनली आपके लिए? जी, पर्सनली तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी जल्दी इंडिया टीम में नाम आएगा मेरा। क्योंकि हालांकि मेरे परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे रहे थे, और मैं उस टाइम इम्प्रूविंग स्टेज पे भी थी, जहाँ पे मुझे चीजें पता चल रही थी कि मेरी खामियां क्या, मेरी गलतियां क्या है। और
हर टूर्नामेंट के बाद मैं उन पे वर्क करने, अपने जब सिंगरौली आती थी तो मैं अपने दोस्तों को पकड़ के मैं उनको बताया करती थी कि देखो ऐसे ऐसे मैं आउट हुई हूँ, या ऐसे लेवल्स होते हैं, ऐसा भी गैदरिंग्स करनी पड़ती है। तो वो अकॉर्डिंगली मुझे मेरा साथ देते थे और मुझे प्रैक्टिस में हेल्प किया करते थे। तो जब मुझे पता चला कि टीम में सेलेक्ट, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जूनियर टीम इंडिया ए होता है या कोई सीरीज होती है इंडिया ए की, तो उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा नाम आ सकता है। जैसे कि मैंने जो चैलेंजर्स लास्ट टूर्नामेंट खेला था सिलेक्शंस के पहले, वो मेरा काफी बेहतरीन गया था, तो मुझे होप्स थे। लेकिन जब इंडिया टीम का कॉल आया, तो उस वक्त मैं ट्रैवल कर रही थी वापस अपने घर के लिए, वो चैलेंजर्स ट्रॉफी खेल के, और मैं ट्रेन में थी। और यूँ कह लीजिए कि नेटवर्क इश्यूज था, और मेरे दो दोस्तों ने, करीबी दोस्तों ने मुझे लिस्ट भेजी थी जिसमें मेरा डेब्यू का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। बट मैं मतलब आई वॉज अनेबल, मतलब मैं खोल नहीं पा रही थी वो नेटवर्क इश्यूज के कारण। तो उनका कॉल आया और उन्होंने जब ये चीज बताई, तो मेरा रिएक्शन ऐसा था कि अब मैं किसी का भी कॉल नहीं उठाऊंगी, सबसे पहले अपने घर वालों को कांटेक्ट करूंगी। और मेरे भैया बिगेस्ट सपोर्टर और मोटिवेटर रहे हैं बिहाइंड माय क्रिकेट, माय स्पोर्ट। तो मैं चाहती थी कि सबसे पहले उनको बताऊं और घर वालों को इन्फॉर्म करूं, उसी के बाद मैं किसी का भी कॉल उठाऊंगी या मैसेज खोलूंगी। जी नुसरत, टीम में नाम शामिल हुआ, आपको मालूम पड़ा, लेकिन उससे बड़ा लम्हा तब आया होगा जब आप ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनी। मिताली राज को आपने सामने देखा और बड़े नाम वेदा कृष्णमूर्ति सामने थी। तो किस तरह का अंदर से इमोशंस आ रहा था कि आज आप वहां खड़ी हैं, शायद जिनको देखकर आप क्रिकेट में आगे बढ़ रही थी? जी, उसी टूर्नामेंट के पहले जो मैं टूर्नामेंट खेल के आ रही थी उसमें मिताली दी और दूसरे बड़े प्लेयर्स के साथ भी टूर्नामेंट में खेली थी। और इनफैक्ट टीम में डेब्यू करने के कुछ मंथ्स पहले ही मैं इंडियन रेलवेज टीम में आई थी, और उसमें 9 से 10 इंडिया प्लेयर्स रहते ही हैं इंडियन रेलवेज में, क्योंकि जी इट इज वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, एक बेस्ट साइड है इंडियन रेलवेज। तो उनके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ था। लेकिन जरूर मुझे एक्साइटमेंट थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने के लिए, जैसे झूलन दी कह लीजिए और शिखा दी कह लीजिए, बाकी और जो इंडियन प्लेयर्स है, वो जो पूरा इंडिया टीम वाला माहौल एनवायरनमेंट मिलता है, जो मैच के पहले प्रिपरेशन होती है, तो उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड थी कि सबके साथ एक साथ ड्रेसिंग रूम और जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी और जो कुछ भी मैं सीखूंगी, ना सिर्फ अपने टीम वालों से, बट वेस्ट इंडीज एक T20 फॉर्मेट के लिए बहुत स्ट्रांग टीम है विमेन में, उनसे भी जो जी उनके शॉट्स देखूंगी सीखूंगी, तो इस चीज का एक्साइटमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा था। जी नुसरत, नुसरत रेलवेज की आपने बात की। यूं कहिए कि रेलवेज के लिए खेलना एक ऐसा ही हो जाता है कि आप भारतीय टीम के लिए ही खेल रही हैं, क्योंकि 10 खिलाड़ी तो भारतीय टीम के रेलवे से खेलते हैं। तो एक ऐसा फीलिंग आता है खेलते हुए कि जी आप हम रेलवेज को नहीं, भारतीय टीम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक ठीक कहा अनूप जी। कुछ ऐसी फीलिंग आती है जब हम इंडियन रेलवेज रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है, हम शुरू से सुनते आए हैं कि आपको एक बार को इंडिया टीम में जगह मिल सकती है, लेकिन इंडियन रेलवेज टीम में करंट इंडिया प्लेयर होते हुए प्लेइंग 11 में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। और वाकई में मैंने ये चीजें देखी है खुद से और रियलाइज की है कि जो इंडिया टीम है वो तो बेस्ट होती है, लेकिन जो डोमेस्टिक में हम इंडियन रेलवे से खेलते हैं उसका जो लेवल है, उसका जो आप यूं कह लीजिए जो प्लेयर्स वहां आते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमें स्केड्यूल मिलेगा तो ही हम वर्कआउट करेंगे या परफॉर्म करेंगे। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जिम्मेदारी होती है कि अगर हम इंडियन रेलवेज को सर्व कर रहे हैं, इंडियन रेलवेज हमें इतना कुछ दे रही है, तो हम बदले में उनको एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म करके चैंपियनशिप, हमें मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम उनको नंबर 1 पे देखें। जी नुसरत, और सही कहा आपने कि जब एक ही टीम में इतने बड़े नाम खेल रहे होते हैं तो कंपटीशन भी रहता है इंटरनल। अपनी जगह बनाए रखने के लिए भी एक प्रेरणा मिलती है कि आपको अच्छा करना ही होगा, तभी आप रेलवेज में रेगुलर प्लेइंग में खेल पाएंगी। जी, मैं ये कहना चाहूंगी इस बात पे कि कंपटीशन तो नो डाउट आपको हर जगह मिलेगा।
कुछ 3-4 सालों से अगर आप देख रहे होंगे तो विमेन क्रिकेट में जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जो एज ग्रुप्स बीसीसीआई ने बढ़ाए हैं, पहले सिर्फ 2 ही एज ग्रुप हुआ करती थी, अंडर 19 और सीनियर्स। लेकिन जब से एज जी ग्रुप्स बड़े हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हर स्टेट टीम में ऐसा कंपटीशन रहता है कि कौन अंदर खेलेगा और कौन बाहर खेलेगा। लेकिन हमारी रेलवे टीम में ये चीज कहीं कहीं ज्यादा होती है कि आपको परफॉर्मेंस खेलना है। अगर आप केपेबल हो और आप डिजर्विंग हो तो आपको जरूर मौका मिलेगा, और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको प्रूव करके देना होगा कि हाँ, आपने कुछ परफॉर्म किया है और सर्व किया है, मतलब जीत में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जी नुसरत, कुछ यादगार एक पारी जो आपने डोमेस्टिक सर्किट में रेलवेज के लिए खेली हो, कोई जहन में आ रही हो इस वक्त हमसे शेयर करने के लिए? मेरे जहन में तो ये पारी ऑलमोस्ट रोज आती है जब से मैंने खेली है। रिसेंटली अक्टूबर में 2019 में हमारा सीनियर्स T20 डोमेस्टिक चल रहा था, और इंडियन रेलवेज क्वालिफाई की थी। मैंने लीग्स नहीं खेला था, लीग स्टेज जो हुई थी मैं नहीं खेल पाई थी, क्योंकि मैं अंडर 23 का बांग्लादेश टूर और श्रीलंका टूर गई हुई थी। लेकिन जब मैं जी वापस आई तो उसमें कुछ और प्लेयर्स, हमारे अच्छे प्लेयर्स मिसिंग थे, क्योंकि उस वक्त इंडिया का टूर चल रहा था। जब मैं वापस आई सुपर लीग्स में तो एक अलग टाइप की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील हुआ कि हमारी टीम में कुछ लोग नहीं है, अच्छे प्लेयर्स नहीं है, और हमारी जिम्मेदारी बन, मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि वो कोई एक शख्स होना ही चाहिए तो ही हम जीतेंगे। हमें इतना खुद खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम भी जो अपनी टीम को जीत हासिल करवा सकते हैं। तो मैंने शुरू के चारों मैचों में सुपर लीग्स में नॉट आउट रही थी, और मेरे 3 हाफ सेंचुरीज रही थी। तो काफी चर्चे भी चले थे इस चीज पे। और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल में मैंने जब खेला था वो लाइव टेलीकास्ट हुआ था, और बहुत डिफरेंट अप्रोच के साथ मैं उतरी थी उन इनिंग्स में। और उसके बाद ही मैं वन ऑफ द मतलब हाईएस्ट स्कोरर बनी डोमेस्टिक T20 में। और उसके बाद आगे के मेरे जो कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया सिलेक्शंस हुए उस बेसिस पे हुए। तो वो काफी यादगार टूर्नामेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट खेला। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना क्विक और इतना यूं कह लीजिए इतने बड़े शॉट्स लगा सकती हूँ। लेकिन मेरा जो अप्रोच था, जो मेरा इंटेंट था, वो काफी बदला हुआ था। जी नुसरत, एक पारी और हमारे जहन में आती है, आपसे बात करते करते ही याद आया। शायद 2018 के वनडे लीग सीजन में सेमीफाइनल रेलवेज वर्सेस आई थिंक आंध्रा और बंगाल, नहीं 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 शायद नहीं नहीं, 74 रन की पारी बंगाल। आपने खेली थी। करेक्ट। जी जी बंगाल, जी जी बंगाल। जी मायूसी थी उस मैच में क्योंकि रेलवेज अमूमन हारती नहीं है, बट वो वक्त उस दिन जी। रेलवेज का नहीं था। बट आपने पारी बहुत अच्छी खेली थी, बेहतरीन पारी थी, काफी चर्चा हुई थी उस पारी की। नुसरत ने ऊपर आके 74 की इनिंग्स खेली थी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था एक बड़े मैच में, बड़ी पारी बड़ी टीम के लिए? जी अनूप जी, मैं ये कह दूं कि आपने जो कहा है कि बड़ी टीम है, तो बड़ी टीमों में हमें हमारी जगह नहीं मिलती कि हम जहाँ पे जिस डाउन बैटिंग करना जिस नंबर पे बैटिंग करना चाहते हैं हमें उसी नंबर पे भेजा जाए। नहीं, हमें हमेशा तैयार रहना है कि जब भी नीड हो, जब भी जरूरत हो, कोच हमसे पूछ सकते हैं कि नाउ यू हैव टू पैड अप एंड यू हैव टू गो इन, नेक्स्ट आप जा रहे हो। और जी हमें हमेशा रेडी, मतलब हम ऐसा एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते कि नहीं मैं रेडी नहीं थी या मेरे माइंड में नहीं था। तो मैं उस मैच में ओपन गई थी, और जी तब तक थोड़ी क्योंकि लंबा टारगेट था, कुछ 222 रन का टारगेट हमें मिला था, और हम वो मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल रहे थे, तो बाउंड्रीज काफी बड़ी थी। तो एक बेस्ट टीम होते हुए भी थोड़ा मतलब आप कह लीजिए इतना बड़ा टारगेट देख करके लगता है कि पेशेंस होना चाहिए, और वहां पे जो टिकेगा, जो लंबा खेल पाएगा, उसी के हाथ में मैच आएगा। तो जब मैं गई ओपन तो जो 2-3 शुरू के विकेट्स थे वो काफी बैक टू बैक जल्दी गिरे। उसके बाद जो अंदर से एक फीलिंग आई मुझे कि नहीं, इतनी अर्ली विकेट फॉल्स हुए हैं और मुझे संभालना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब वहां पे
ऐसा लगा नहीं कि मैं जूनियर हूँ या मैं काफी टाइम से खेल रही हूँ, सीनियर हूँ, कुछ भी मैटर नहीं करता। जस्ट ऑपोजिशन बॉल डाल रहा है और मैं फेस कर रही हूँ। तो सिर्फ इतना ही जहन में था कि जो भी हो जाए, आज रेलवेज हार के दूर दूर तक भी नहीं आनी चाहिए, मतलब वन साइडेड जीतना है। लेकिन मेरी 74 रन की पारी के बावजूद हम कुछ रनों से हार गए थे, और हार हमें बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्ट नहीं होता है कि रेलवेज टीम होते हुए हार गए थे। तो आ, मुझे मतलब इनिंग सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी मैं उस वक्त, उस हार के कारण। जी नुजरत, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि रेलवे की टीम में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं लीग में या अर्ली स्टेजेस ऑफ मैचेस में कंपटीशन कम मिलता है, क्योंकि सामने वाली टीम में हम जानते हैं कि उभरते हुए खिलाड़ी रहते हैं, पर उनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं होता जितना रेलवे के खिलाड़ी के पास होता है। तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की कमी महसूस होती है शुरुआत में। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमारी प्रिपरेशन रहती है अनूप जी, मैं आपको बता दूं, वो किसी से कम नहीं रहती। मतलब हम शुरू के हमें कुछ 1 डेढ़ महीने पहले स्केड्यूल मिल जाता है, या काफी टाइम पहले स्केड्यूल मिल जाता है कि हमें इस टीम से इस डेट को मैच खेलने वाले हैं। लेकिन हम कभी भी प्रिपरेशन जो है लीग स्टेजेस को देख के या टीम्स को देख के नहीं करते हैं। हमारा जो प्रिपरेशन होता है वो खुद से कॉम्पीट करने वाला होता है कि लास्ट ईयर अगर मैं ऐसा खेल रही थी और इतना स्कोर किया है, तो इस साल मेरे में क्या इम्प्रूवमेंट आई है। तो हम जो प्रैक्टिस मैचेस कह लीजिए, जो प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, जिस टाइम पे हम प्रैक्टिस करते हैं उस वक्त पे हमारे कोच भी हमें खुद से कंपेयर करते हैं। मतलब हम सामने वाली टीम को देख के या कंपटीशन देख के नहीं खेलते हैं। हम सिर्फ ट्रॉफी, हमारा जो मेन मकसद रहता है, जो मेन एम रहता है हमारा, वो ट्रॉफी रहता है। और अगर ट्रॉफी जीतनी है तो आपको एक ना एक अच्छी टीम जरूर मिलेगी रास्ते में। तो जी हम वो जी। एक कह लीजिए प्रेशर सिचुएशन होता है, या यूं कह लीजिए एक कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाली टीम के हाथ में मैच जा रहा है, लेकिन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें सिखाई जाती है और हम इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। जी नुजरत, सही कहा आपने। तैयारी आपकी एक वर्ष के लिए ही होती है, एक स्पेसिफिक टीम को जी देखकर हम तैयारी नहीं करते हैं। जी। नुजरत, 2017 का वर्ल्ड कप टीम में आपका सिलेक्शन हुआ, वो भी एक बड़ा लम्हा था। भारतीय टीम का आप सदस्य बनी, वर्ल्ड कप जाने वाली। मौका आपको नहीं मिल पाया। कुछ कंपोजिशन टीम का इस तरीके का था, भारतीय टीम तब वो दौर था जब भारतीय टीम काफी स्ट्रांग मानी जाती है, वहां से लेकर अब तक एक स्ट्रांग कैंडिडेचर रहता है भारतीय टीम का। पर कुछ यादें उस टूर्नामेंट की ऑन एंड ऑफ द फील्ड। भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची, बहुत खुशी का माहौल था, अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो कुछ यादें ऑन एंड ऑफ द फील्ड शेयर करना चाहेंगी? जी 2017 का तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक दिन याद है मुझे क्योंकि मैं 2016 में डेब्यू की थी, और 2017 में जब मैं साउथ अफ्रीका टूर में गई हुई थी, तब ये वर्ल्ड कप की लिस्ट निकली। और जब उसमें अपना नाम देखा मैंने, तो मुझे बेहद खुशी हुई थी। और मुझे ऐसा लगा था कि इस साल तो ट्रॉफी अपने घर आनी ही चाहिए। मतलब पहले से ऐसी फीलिंग मिल गई थी मुझे, ऐसा इंट्यूशंस कह लीजिए। ऐसा लग रहा था मुझे कि जो यंगस्टर्स को मतलब जो मौका दिया गया था उस सीरीज में, ऐसा लग रहा था कि हम कुछ ना कुछ अनोखा करने वाले हैं। और वहां पे कुछ वार्म अप मैचेस भी हुए थे मेन मेन मैचेस के पहले। तो मैंने भी वार्म अप मैचेस में मुझे चांस मिला था, बट मैं उस वक्त वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स थी। और यूं कह लीजिए कि जब पहली टीम पहले मैच के लिए उतारी गई, तो उनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन था, जो कोच ने सेट किया था, उनको ऐसा लगा कि वो शायद ब्रेक नहीं करना चाहिए जब तक हम जीतते जा रहे, क्योंकि टूर्नामेंट काफी अच्छा जा रहा था। और ये जी भी कह बिल्कुल। सकते हैं कि मैं नई नई आई थी, यंग थी, तो मेरे पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस था। तो मे बी विनिंग कॉम्बिनेशन और इस कारण मुझे मौका नहीं मिला होगा। लेकिन जब हमारे प्रैक्टिस सेशंस चलते थे, तो मैं फुली खुद को प्रिपेयर करती थी। जो हमारे फील्डिंग कोच थे वो, और जो कोचेस थे, वो पूरे प्रिपरेशन के साथ हर एक प्लेयर पे ध्यान देते थे कि कभी भी किसी को भी मौका मिले, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मतलब हमें हर स्टेज पे, हर सेकंड पे, उस हर पॉइंट पे अपनी प्रिपरेशंस पूरी ऑन रखनी थी, ताकि कभी भी मौका मिले, कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं उसको अवेल कर सकूं। जी नुजरत, और भारतीय टीम में अगर विकेट कीपिंग की बात करेंगे,
तो दावेदारी मजबूत रहती है। रवि कल्पना है, तानिया भाटिया हैं, सुषमा वर्मा हैं, तो कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त दबाव रहता है आपके ऊपर जब एक परफॉर्मेंस की बात आती है कि 3-4 खिलाड़ियों में से एक ही प्लेइंग तक पहुंचेगा, और अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस भी आता रहता है तो शायद वो दबाव थोड़ा और महसूस होता है। प्रेशर तो नहीं अनूप जी, लेकिन मैं खुद को एज अ विकेट कीपर सिर्फ नहीं देखती हूँ। मैं ये चीज पे बिलीव करती हूँ कि एक विकेट कीपर को जैसे कि मैं अगर विकेट कीपिंग कर रही हूँ तो मेरे बैट से भी उस दिन कंट्रीब्यूशंस निकलने चाहिए। सिर्फ एज अ विकेट कीपर खेलना मुझे पसंद ही नहीं है जब तक मेरे बैट से रन ना निकले। तो जी, कॉम्पिटिशन्स है, सब साथ में खेलने वाले हैं, सब प्रिपेयर करते हैं, और वो कह लीजिए एक ही जगह होती है टीम में। मतलब बॉलर्स के पास फिर भी ऑप्शंस होते हैं बैट्समैन के पास, लेकिन जी विकेट जी। कीपर एक ही खेलता है टीम में। तो जी बिल्कुल, इसके लिए हमें मेंटली बहुत ज्यादा फिट रहना पड़ता है, स्ट्रांग रखना पड़ता है खुद को। और मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जो हम द लीस्ट वी एक्सपेक्ट आवर सेलेक्शंस, मतलब अगर हम सेलेक्शंस को दिमाग में रख के खेलेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर फील करेंगे, और उस प्रेशर के कारण जो हम अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी नहीं दिखा पाएंगे, हम उस पे भी नहीं खेल पाएंगे। तो जो एक्सपेक्टेशंस है सिलेक्शंस के, वो अगर हम नहीं रखेंगे, उसको साइड में रख के अगर हम खुद के स्किल्स पे फोकस करेंगे, जो हमने मेहनत की है उस पे फोकस करेंगे, तो हमेशा मुझे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले हैं, और मैं अभी भी इसी चीज पे वर्क करती हूँ। नुसरत, जैसा आपने बताया T20 चैलेंजर के अंदर आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा जो लास्ट सीजन में गया, और शायद जिस टीम में आप थी वो टीम ने फाइनल भी जीता। थोड़ी मायूसी हुई जब इस साल T20 वर्ल्ड कप इंडियन टीम में नाम नहीं था? जी अनूप जी, इन वर्ल्ड कप के पहले एक सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया की ट्राई जी सीरीज हुई थी, हम ऑस्ट्रेलिया गए थे खेलने, और उसमें मेरा नाम था। तो उसके पहले भी मैं जस्ट 1 मंथ पहले ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ए सीरीज खेल के आ रही थी, और उसमें भी T20 के मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था मेरे, मतलब काफी अच्छे रन्स हुए थे, और मेरी कीपिंग भी काफी काफी अच्छी हो रही थी, क्योंकि कहते हैं उन पिचों पे मुझे कुछ अलग तरीके का था, और वो चीजें मतलब मैं सेट हो गई थी, अच्छी विकेट कीपिंग हो रही थी वहां पे। और जी। जब वर्ल्ड कप में नाम नहीं रहा तो हाँ, थोड़ा मतलब मायूस तो हुई मैं, लेकिन जैसे कि कहते हैं ये एंड नहीं है। मतलब हम इसको अंत नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए मैं खेल रही हूँ या नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए खेल रही हूँ, जी नहीं। मैं अभी खुद को इम्प्रूव करने के लिए, फॉर द पैशन ऑफ क्रिकेट, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। अगर हम एक दिन नहीं खेले तो मन नहीं लगता है, ऐसा होता है। तो जो क्रिकेट में खुद को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि मैं कल खुद को देखूं, मैं जिस लेवल पे मेरा गेम था और आज मैं खुद को देखूं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए दिन ब दिन प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, ताकि कल को यू नेवर नो कि कब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी भी रूप में, तो वो मैं उसको अवेल कर सकूं। और फॉर जस्ट दैट वन अपॉर्चुनिटी हम इतना हार्ड वर्क करते हैं कि एक भी अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको ग्रैब करके और आगे का जो भी है हम अपना फिर सेट कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने ये बात सीखी है कि आप कुछ भी काम बदले में कुछ पाने के लिए मत करिए, आप सिर्फ काम करिए, उस पर फोकस करिए। आपको रिजल्ट्स हमेशा थोड़े लेट ही सही, लेकिन हमेशा पॉजिटिव और अच्छे मिलेंगे। जी नुसरत, बहुत सही कहा आपने। बाहर से अगर हम देखते हैं तो लगता है कि अगर किसी खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ तो बहुत मायूसी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जब आप प्रोफेशन बना लेते हैं गेम को, तो एक गेम का जी हिस्सा बन जाता है आपके लिए भी। और आपको वही जरिए ढूंढने चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके, ना कि डिमोटिवेट। जी जी नुसरत, बहुत छोटी जगह से निकलकर आपने अपना एक मुकाम हासिल किया है। एज ग्रुप से निकलकर, जैसा आपने कहा, लड़कों के साथ गली क्रिकेट खेलकर फिर एज ग्रुप से आते आते आप इंडियन टीम तक पहुंची। आपको क्या लगता है कि ऑल्दो भारतीय वुमेन क्रिकेट काफी डेवलप हुआ है, बट वो कौन से सेक्शंस हैं जहां पर थोड़ा इंप्रूवमेंट का स्कोप है, थोड़ी और बेहतर अगर चीजें हो जाएंगी तो और हम थोड़ा
वुमेन क्रिकेट को आगे ला पाएंगे? जी मुझे लगता है ऐसा कि अगर काफी अच्छा चल रहा है विमेन क्रिकेट, काफी कुछ बदलाव आया है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, जो नीचे से, जो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, उनके लिए एकेडमीज और फैसिलिटीज बहुत कम है। मतलब उनके पेरेंट्स भी अभी इतना उनको सपोर्ट नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है सोसाइटी का, और यूँ कह लीजिए पढ़ाई का। क्योंकि आप जितने भी क्रिकेटर्स का देख लीजिए, उनको पढ़ाई से, अपने स्टडीज से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ताकि उनके टूर्नामेंट्स मिस ना हो। तो मैं ये जरूर देखना चाहूंगी फ्यूचर में कि हमारी इंडिया, हमारी गवर्नमेंट इस चीज को कैसे हैंडल कर रही, कैसे हेल्प कर रही है, ताकि जो खिलाड़ी है वो, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो भी कम ना हो, और उनको अब बराबर वक्त भी मिले खेलने के लिए। और दूसरी बात है, हम और एकेडमीज देख सकते हैं स्टार्टिंग स्टेजेस पे। जो जो प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उनका जो बेसिक्स है वो क्लियर करने के लिए, टेक्निकली कहा जाता है कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आगे चल के आप फिर कैसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसा भी गेम को डाइवर्ट कर सकते हैं अपने। तो जो बेसिक्स है, जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, वो अगर स्टार्टिंग स्टेज पे क्लियर हो जाएंगे तो आगे चल के जो भी टीम बनेगी वो काफी स्ट्रांग, और कॉम्पिटिशन्स भी काफी अच्छे देखने मिलेंगे। नुजरत, हाल की भारतीय महिला टीम की क्रिकेट परफॉर्मेंस ने और आप जैसे प्लेयर्स ने काफी इंस्पायर किया है भारत की जो वुमेन जनरेशन है उसको। क्या संदेश देना चाहेंगी उभरती हुई भारत की महिला प्रतिभाओं को, जो क्रिकेट को एज अ करियर ऑप्शन एक तरीके से, या देश के लिए क्रिकेट में कुछ करने का जो सोचती हैं? जी उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर उन्होंने ठान ली और सोच ही लिया है तो वहां से फिर वापस मुड़ के ना देखे। हाँ, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रास्ते में काफी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ यूं कह लीजिए सोसाइटी का प्रेशर, या घर वालों की दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये सारी दिक्कतें बहुत छोटी लगती है एक दिन जब वही क्रिकेटर्स, फीमेल क्रिकेटर्स या किसी भी स्पोर्ट्स में लड़कियां जब आगे बढ़ के नाम रोशन करती है, तो जो लोगों ने क्रिटिसाइज किया हुआ है वही लोग आगे आते हैं उनके वेलकम के लिए। तो वो दिन भी काफी देखने लायक होता है। तो उनके लिए सिर्फ यही संदेश है मेरी तरफ से कि कभी अपना जो जुनून है वो पीछे नहीं छोड़े और आगे बढ़ते रहे। जी नुजरत, इनफैक्ट मैं कहूंगा ना ही इंडियन गर्ल्स और महिलाएं, बल्कि जो भारतीय युवा पुरुष भी हैं जो क्रिकेट की तरफ अपना करियर ऑप्शन देखते हैं, वो भी बहुत इंस्पायर हो रहे हैं वुमेन क्रिकेट से। फैन फॉलोइंग वुमेन क्रिकेट की बड़ी है, और ये सब हुआ है आप जैसे खिलाड़ियों की प्रदर्शन की बदौलत। तो बहुत नहीं नहीं शुक्रगुजार अनूप है जी, कम्युनिटी आपका इसलिए भी। जो हमें ऑडियंस का जो सपोर्ट मिला है, जो हमारे फैंस का सपोर्ट मिला है आज की डेट में, अगर कहीं भी आप इंडिया में टूर्नामेंट करा लीजिए, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट हो, वहां पे जो दर्शक आते हैं, जो उनका सपोर्ट मिलता है, उसकी वजह से जो हमारे अंदर का परफॉर्मेंस है वो और निखर के आता है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही हमें आप सबसे सपोर्ट मिलता रहे और हम आगे और अचीवमेंट्स लाते रहे अपने देश। जी नुजरत, बिल्कुल। नुजरत, क्रिकेट ग्राफ की टीम आपसे मिलने जा रही है, तो उसके चलते आपके फैंस ने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए पोस्ट किए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहूंगा। नुजरत, रोहित पूछते हैं कि किस तरह की मुश्किलें आती हैं इंटरनेशनल लेवल तक जब एक महिला खिलाड़ी को पहुंचना होता है। सोसाइटी की जो मुश्किल होती है वो हमें मालूम है, लेकिन फिजिकल फिटनेस को लेकर जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं, गेम की जो रिक्वायरमेंट है, उसको लेकर किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं? जी मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी वीमेन क्रिकेट और मेल क्रिकेटर्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ, अगर वो खड़े खड़े छक्के मार रहे हैं या काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, तो ये गेम दोनों कहते क्रिकेट है, लेकिन दोनों गेम बिल्कुल अलग है।
क्योंकि जो आपने जैसा कि कहा, जो हमारी क्षमताएं हैं उसके अकॉर्डिंगली हम वैसा परफॉर्मेंस करते हैं और उस तरह का मैच खेलते हैं, और जो मेल क्रिकेटर्स की क्षमताएं हैं वो उनके अकॉर्डिंग। तो हमें भी अपने फिटनेस लेवल को काफी ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है, और ये काफी मुश्किल भी होता है, क्योंकि आप जहाँ तक देख सकते हैं कि जो मेन का जो बॉडी है वो जेनेटिकली भी वैसा होता है, लेकिन हमें जी अपने बॉडी को पहले डेवलप करना होता है और उसके बाद अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होता है। तब जाकर के हम अपने यूं मान लीजिए रनिंग को लेकर के या स्ट्रेंथ को लेकर के हमें काफी ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, डाइट को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो हाँ, मतलब ये सारी कठिनाइयां तो आती है, लेकिन इनको ओवरकम करने में मजा भी उतना ही आता है अगर हमें ऊपर लेवल का क्रिकेट खेलना है तो। जी नुसरत, हालांकि अब वो जो गैप है मैन और वुमेन क्रिकेट का, वो बाउंड्री का भी जो गैप है वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि हम छक्के जो हैं वुमेन क्रिकेट में भी स्टैंड्स में गिरते हुए देख रहे हैं, तो वो डिफरेंस भी बहुत कम होता जा रहा है। जी बिल्कुल अ, अनूप जी, अब तो विमेन क्रिकेटर्स में भी आपको काफी, अगर एक T20 गेम आप उठा के देख लीजिए तो आपको हो ही नहीं सकता कि मजा ना आए या आपको ऐसा लगे कि सामने विमेन प्लेयर खेल रहे हैं या मेन प्लेयर खेल रहे हैं। मजा बिल्कुल उतना ही आता है और ये गेम आगे आगे और रोमांचक बनता जा रहा है। जी नुसरत, नुसरत आशिमा पूछती हैं कि कौन रोल मॉडल रहा नुसरत परवीन का, जो उस रोल मॉडल को फॉलो करके नुसरत इस मुकाम तक पहुंची हैं। जी मैं मिताली दी को काफी ज्यादा फॉलो करती हुए आई हूँ। उनकी जो बैटिंग स्टाइल है, उनकी जो कैप्टेंसी स्टाइल है, वो काफी ज्यादा प्रभावित करती है। और ऑल्सो जो सारा टेलर रही है इंग्लैंड के विकेट कीपर, उनके आपने काफी चर्चे सुने होंगे। तो उनके जो जी डिसमिसल्स है, उनकी उनकी जो एक्टिवनेस है, जो स्टंप के पीछे वो इतने एक्टिव रहती है, तो उससे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। प्लस हमारे जो धोनी सर हैं, उनके जो स्टंपिंग्स और गैदरिंग्स कह लीजिए, और एक एक स्टेज, एक गोल सेट करते हैं वो हमें वहां तक अचीव करने के लिए कि हाँ, हमें भी धोनी सर जैसा बनना है, उनके तरह डिसमिसल्स करने हैं, तो हमारा वो एम सेट रहता है, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। जी नुसरत, अनुज पूछते हैं कि भारतीय ड्रेसिंग रूम का आप हिस्सा रही हैं, तो कौन एक दो वो खिलाड़ी हैं तो बहुत मिस्चीवियस रहते हैं, जो समा बनाकर रहते हैं ड्रेसिंग रूम का। जी, एक दो नहीं, मैं तो कहूंगी तीन चार खिलाड़ी है जो काफी लाइवली माहौल रखते हैं। ड्रेसिंग रूम का जो माहौल रहता है वो काफी जीवित रखते हैं। तो जैसे कि जेमिमा है, हरलीन है, ये लोग जो है काफी फन, मतलब ऐसा लगता नहीं कि हम अपने परिवार से दूर कहीं देश में, दूसरे देश में जाकर के खेलने के लिए नेशनल ड्यूटी पे गए। ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार के साथ ही नेशनल ड्यूटी पे आए हैं। जी नुसरत, नुसरत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। और हम चाहेंगे कि आपका प्रदर्शन और निखरे और कंट्रीब्यूट करें आप भारतीय क्रिकेट में, और भारतीय महिला क्रिकेट भी बुलंदियों को छुए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। Thank you so much. I also want to thank you and your page Cricket Graph की ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है और इंटरेस्टिंग चैट रहा है ये, ताकि हम इंटरेक्ट कर सके, और मैंने भी काफी मेमोरेबल थिंग्स याद किए हैं, तो काफी अच्छा लगा आपके शो में आके। थैंक यू सो मच। जी नुसरत, थैंक्स अ लॉट।